तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, खबर में तो मेरा अकबर ही रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? और मेरा नाम उस्मान कुरैशी। स्वागत हो गया आप सब लोगों का हमारे चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो बहुत 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 जबरदस्त होने वाली, क्योंकि भाई रिसेंटली एक जलसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है जी छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर। तो भाई बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो के अंदर हम सब के मोस्ट फेवरेट है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। तो बात अगर की जाए तो भाई सबसे पहले काम करते हैं, इम्तियाज जलील साहब की वीडियो देख लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। तो पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें। 3, 2, 1 पहले आपको दावत देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, भाई लोग पसंद करते हैं। मैं अकबर भाई जब मेरे बाजू आकर बैठे तो मैंने अकबर साहब को बताया कि अकबर साहब, ये इतने सारे आपके चाहने वाले हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा चाहने वाले ये जो स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं ये लोग हैं। कल महाराष्ट्र के अंदर आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, खबर में तो मेरा अकबर ही रहने वाला है। बहुत दिनों से इंतज़ार था तुम्हें कि कब आएंगे, ये लो आ गए। अकबर ओवैसी साहब, ये चिराग को देखकर मचल रही है हवा। मेरे शहर में कुछ दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे हैं किस्से जो मेरी नाकामियों के, उन्हें क्या खबर है कि रुख बदल रही है हवा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है। ये मोहब्बतें, ये दीवानगी, ये जुनून पिछले 10 साल से आपने इसमें कमी नहीं, बल्कि हर बार ये बढ़ती ही जा रही है। आपने मुझे मौका दिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझ पर एतमाद जताया। 2014 में एमएलए बनाकर आप लोगों ने भेजा। 2019 के अंदर जब सारी दुनिया कहती थी कि एमपी बनना आसान नहीं है, लेकिन मेरे ये गयूर मुसलमानों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने एक आवाज़ लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह आपने पार्लियामेंट के अंदर मुझे भेजा। 2024 में जब हमें नाकामियों का सामना करना पड़ा तो यकीनन आप भी मायूस थे, मुझे भी अफसोस था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये लेकर आगे बढ़ा कि आज जो भी होता है, अल्लाह जो भी करता है वो बेहतरी के लिए करता है। जो भी फैसला अल्लाह का होता है उसमें उसकी रजामंदी होती है। शायद हो सकता है कि अल्लाह ने वहां नाकामयाब किया था तो यहां कामयाब करने वाला है। अल्लाह ने यह सोचा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में अकेले संभाल सकते हैं। असद साहब का वो बयान आज भी मेरे मोबाइल में है, जब असद साहब ने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ में नहीं है। दोस्तों, मैं आज पूरे यकीन, पूरी जिम्मेदारी, एक सच्चाई के साथ मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं। लोकसभा का इलेक्शन हारने के बाद मैंने असद साहब से कहा था कि असद साहब, मैं 10 साल ये आवाम ने मुझे अपने दिल में बसा कर रखी है, अपने कंधे पर बिठाकर मुझे 10 साल रखी है, अब किसी और को मौका देंगे। लेकिन असद साहब ने मुझसे कहा था कि इम्तियाज, आज महाराष्ट्र के अंदर जो हालात है, महाराष्ट्र के अंदर जो फिरका परस्ती है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अपना हुक्म दिया कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाकर इन लोगों की आवाज बनना है और लड़ना है हुकूमत से आंख में आंख डालकर। मेरे कायद का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन आप वो साजिशों को भी समझिए कि जो आज एक उम्मीदवार को
मजलिस को खत्म करने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या साजिशें खेली जा रही है। नासिर सिद्दीकी साहब जब उनके खिलाफ 2 उम्मीदवार खड़े हुए, राजनीतिक तौर के ऊपर कट्टर दुश्मन, वो एक हो गए, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए और उन्होंने कहा कि अगर हम दोनों लड़ते रहे तो यह जीत जाएगा, मजलिस जीत जाएगी। वो जो इतने इतने हिस्सों में बटे हुए हैं, वो एक हो रहे हैं। जिसका एक अल्लाह, जिसका एक रसूल, हम कैसे बट रहे हैं, हम क्यों बट रहे हैं, कौन बांट रहा है हमें। 28 उम्मीदवार पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान उम्मीदवार अगर खड़े किए गए तो वो औरंगाबाद की पूर्व सीट से, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे खड़ा किया है, 28 खड़े नहीं हुए, खड़ा किया गया है। मिन्नतें की गई उन्हें समझाने की कि आज हालात क्या है। गाजापुर में हमारे घरों में घुसकर मारा गया, कोई आवाज नहीं, हमने आवाज उठाई। लोकसभा में वक्फ बोर्ड का बिल आया, जिन मुसलमानों ने 2-2 घंटे खड़े रहकर जिन्हें जिताया, वो लोकसभा से बाहर निकल गए। विधान परिषद महाराष्ट्र का पहली मर्तबा 40 सालों में एक भी मुस्लिम एमएलसी, एक भी मुस्लिम विधान परिषद के अंदर नहीं भेजा गया। रामगिरी जब हमारे हुजूर के खिलाफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी करता है, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं आगे आया। अरे हमारा वजूद, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारी जिंदगी जिसके लिए कुर्बान है, उसके खिलाफ गुस्ताखी हो रही है, तो भी हम अपनी नफरत की राजनीति में बटे हुए हैं। लोग समझते थे कि वो बोलेगा और हम सुन लेंगे, वो कोई और होंगे सुनने वाले। इम्तियाज जलील नहीं सुनेगा, तुम्हारे बाप से आंख में आंख डालकर टक्कर लेगा। एक आवाज हमने क्या लगाई, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान पूरा महाराष्ट्र बोले इतने कहां से आए, इतने। एक पैगाम देने के लिए हम निकले थे और एक बार फिर से कह रहे हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं, आप हमें गाली दो, हमारे खिलाफ बोलो, हम सुन लेंगे, लेकिन हुजूर के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करेगा, ईंट का जवाब। पुलिस वाले देख रहे मेरी तरफ, बोलता क्या पत्थर, पत्थर बोलता क्या, पत्थर बोला कि केस होता मेरे ऊपर।
तो मैंने भी क्या बोला, ईंट का जवाब। जिसको समझना था वो समझ गया। हुकूमत को हम एक पैगाम देने के लिए गए थे मेरे भाई। वो पैगाम था, बनकर तूफान बगावत का सैलाब आएगा, अगर जुल्म हद से बढ़ेगा तो इनक़िलाब आएगा। मेरे भाई, इस इलेक्शन के अंदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने मुसलमान उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई शिवसेना से नहीं है। जहां 4 लोग जमा हो गए, वहां बस इम्तियाज जलील, सिर्फ इसी का चर्चा। लेकिन हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। कितने पैसे बांटेगा अतुल सावे, कितने बांटेगा? बांट बांट के मुझे दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि 28 में से 3 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए, 10 लोग वापस हो गए। लेकिन कौन है ये वो 10 लोग? मैं नाम के साथ बताता हूं। समद बागवान इलेक्शन में क्यों खड़ा है? बोले मार्केट यार्ड में मैं फोन करता हूं तो कचरे की गाड़ी आती है, इसलिए मुझे एमएलए बनना है। मैं ऐसे लोगों को आपके सामने लाना इसलिए चाहता हूं कि कल 3 बजे तक जब वापस लेने का फॉर्म वापस लेने का वक्त था, मेरे लोग जा जाकर गिड़गिड़ा रहे थे। जानते हैं उस शख्स ने क्या जवाब दिया? अगर 5 लाख रुपए देंगे तो बैठता हूं, नहीं तो जल्दी बोलो, भाजपा वाले मुझे फोन कर रहे हैं इससे ज्यादा देने के लिए। ये दौर में हम आ गए हैं कि जहां कौम के 10-15 लोग पूरे लाखों लोगों की दलाली करने के लिए निकले हुए हैं। हर इलेक्शन के अंदर इलेक्शन को धंधा बना दिया गया है। बार बार 18 उम्मीदवार। मैं तो सलाम करता हूं एसडीपीआई के मेरे भाई कलीम को, जिसने खुद से कहा कि मैं बैठूंगा आपके लिए, कौम के लिए। कहां है? हाथ बताइए। मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का। मोइन साहब भी है वेलफेयर पार्टी के, जो खुद से बैठ गए। इम्तियाज जलील, जो खराब हो रहा है, मैं तो पत्थर हो गया हूं। जहां पर भी आईना फूटता है, इल्जाम मेरे को आ जाता है। इम्तियाज जलील वहां इतने सीट क्यों खड़े करा, यहां इतने कम क्यों खड़े करा? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर। असद साहब ने ऐलान किया, हुक्म दिया कि सिर्फ हम 16 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। यहां पर भी मैं सलाम करता हूं ऐसे नौजवानों का जो अपने कायद के फैसले के ऊपर लब्बैक कहते हैं। और ऐसा ही सलाम मैं करता हूं मेरे छोटे भाई समीर साजिद का, जिसने समीर साजिद भी नाराज हुआ, उसे भी थोड़ा गुस्सा आया। जानते हैं, जिस दिन असद साहब का फैसला आया, उसके दूसरे ही दिन शहर के जितने भी मजलिसी मुखालिफीन हैं, उन्होंने समीर को फोन किया और कहा कि अब तू हमारे साथ आ जा, हम दिखाएंगे मजलिस को
हम बताएंगे असद साहब को, अकबर साहब को और इम्तियाज जलील को। लेकिन ये नौजवान लड़के ने कहा कि मैं पहले भी मजलिस में था, आज भी मजलिस में हूं और कल भी मजलिस में रहूंगा। समीर भाई, तुम्हारी कुर्बानी मजलिस भूलेगी नहीं। इलेक्शन जिस दिन खत्म होगा, इंशाअल्लाह दूसरे ही दिन तुम्हें महाराष्ट्र की एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, कुछ उम्मीदवार आप देख रहे होंगे टिकट नहीं दिए, टिकट तो हमने इसे भी नहीं दिए, टिकट तो हमने कई लोगों को नहीं दिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम अब मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ तुम महफिलें सजा रहे हो? तुम्हारी जबान खुलने से पहले यह सोच लिया करो कि इतने साल तक तुम्हारा हमारा एक रिश्ता था, अचानक एक ही दिन के अंदर टिकट नहीं तो इम्तियाज जलील बदमाश, असदुद्दीन अवैसी इनके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। इंशाअल्लाह औरंगाबाद की आवाम बताएगी, जो मजलिस के खिलाफ जाएगा अपनी जमानत भी बचा कर लेकर आ गया तो बहुत बड़ी बात समझ लेना। ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान को इत्तेहाद क्या होता है यह बताया। हिंदुस्तान के बाहर भी लोग औरंगाबाद की एक पहचान इत्तेहाद के नाम से जानते हैं मेरे भाइयों। और आज उसी इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पैसा नासिर के खिलाफ एकनाथ शिंदे की तरफ से आ रहा है कि इनको खरीदो, इनके वोटों को तकसीम करो, इनको बांटो। ये लोगों ने शायद मेरा डायलॉग सुना नहीं है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नरेंद्र मोदी बाजार में कुत्ते और बिल्लियों के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं हैं। ये बाजारों में खरीदे नहीं जा सकते हैं। इसमें आज मीडिया वाले ने आकर कहा, आपको पता है औरंगाबाद की ये सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मायने रखती है और आपको हराने के लिए बड़े बड़े नेता आने वाले हैं। मैंने कहा कौन आने वाला है? तो बोले योगी आने वाला है। मैं बोला अच्छा टखलो यहां पर भी। लेकिन एक बात याद रखना टखलो, भाषण के बाद कटकट गेट में आके नान खलिया खा के जरूर जाना मेरे भाई, बहुत मजा आएगा। और योगी पे क्यों खत्म, लाओ जिसको लाना है। इतनी एक बात गारंटी के साथ कहता हूं, जहां तक नजर जा रही है, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, पूरे के पूरे आ जाओ, इतने जमा करके दिखाओ। ये अकेले किसके नाम पे आए हैं मालूम है? ये अकेले किसके लिए आए हैं? मेरा अकबर। 10 साल का इंतजार खत्म होने वाला है। पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है।
मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख के दिन आप सबको निकलना है, मजलिस को कामयाब करना है। और हाँ, जाते जाते इतना कहना चाहता हूं, अकबर भाई का ये एक ही जलसा नहीं है, अभी 2 बार और आने वाले हैं। आज टेस्ट मैच खेलेंगे, दूसरे में वनडे खेलेंगे और तीसरे में T20। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिरुद्दौला। जबरदस्त बातें थी इम्तियाज़ जलील की। जलसा आगे भी आने वाला है और बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में। तो यार मतलब इम्तियाज़ जलील साहब की जितनी भी बातें होती है वर्ष आपको पता ही यार बहुत ही ज़बरदस्त होती है यार। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं ना कि ये छत्रपति संभाजी नगर, ठीक है। तो यार बात वही है ना, मैं सबसे पहले व्यूअर्स बात करता हूँ बीजेपी की, ठीक है। सबका साथ सबका विकास मतलब क्या है जी? सबका साथ और सबका सत्यानाश, ये नारा लगाया हुआ था असदुद्दीन साहब ने, ठीक है। और मैं इस नारे को बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूँ और एग्री होता हूँ उनकी बात से। यार बात अगर करते हैं ना अगर इम्तियाज़ जलील साहब की, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई देखें, सबसे बड़ी बात, सबसे पहले देखें इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकलती है कि जी वहाँ पर मुस्लिम्स के लिए एक बहुत ही एक मुश्किल दी पेश की जाती है, ठीक है। उसके साथ ये होता है कि जी उनका रहना, चलना फिरना, सोना जागना, उनके रहन सहन, उनके कपड़े, उनका स्टाइल, उनकी दाढ़ी, सब चीज़ों से नफरत स्टार्ट हो गई है। बाकी बात यह है कि असद और अवैसी भाई की जो है ब्रदर्स की, जो असद अवैसी ब्रदर्स जो उनसे हैं बहुत तारीफ कर रहे थे वो, ये जो इम्तियाज़ जलील हैं। और इम्तियाज़ जलील भी बहुत अच्छे लगे हमें क्योंकि इनकी बातों में भी पावर है, इनकी हर एक चीज़ में सच्चाई नज़र आ रही है। और वाकई आप सही कह रहे हैं कि मुसलमानों को तो बहुत ही ज्यादा डी ग्रेड में ले गए हैं ना। देखिए बात सबसे बड़ी पता क्या है, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम उठती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आती है, ठीक है। उसके लिए अगर कोई अल्फाज उठाते हैं तो ये उठाते हैं, लेकिन सब इनके खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड में एक और इनकी बात दिख रहा था इनके जलसे में कि यार इनकी अपनी पार्टी को खरीदा जा रहा है, मतलब जो उनके लोग हैं ना मुस्लिम्स के, जो अभी वो बता रहे थे कि यार उनके पास गए तो वो खरीदना शुरू हो गए। वो कह रहे भाई आप कितने पैसे दोगे, मतलब वो कह रहे हैं कि दलाली करने पे आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। फिर देखें कि अब उसके अलावा हम अगर बात करें तो जी माधवी लता थी, ठीक है, जो इनके एरिया से खड़ी हुई थी बीजेपी के, ठीक है। उसको कितने वोट पड़ गए थे, लेकिन जीते तो फिर भी असदुद्दीन अवैसी साहब ही थे। लेकिन देखा जाए तो उसको वोट किस तरह पड़े, इतना वोट कहाँ से आ गया कि भाई उसको भी वोट पड़ना शुरू हो गए। बात वही है ना भाई, वो ठप्पे लगने वाला सिस्टम जो होता है ना, वो अभी भी वहां पर काम चल रहा है, ठीक है। और सेकंड में एक और बात कहने वाला था कि इस जलसे के अंदर ना मुझे 2 बातें बड़ी क्लियर हुई है। एक तो ये क्लियर हुई है कि भाई हिंदुत्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम्स है ना वही टारगेट है, बाकी कोई भी टारगेट नहीं। और सेकंड बात ये है कि जी मुस्लिम जहां भी है ना वो उनको प्रॉब्लम दी जा रही है। मतलब आप देखें मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, इंडिया के किसी भी कोने में है, तो भाई उनको एक टारगेट किया जा रहा है। क्या है जी? और सबसे बड़ी बात जो गौ रक्षक की थी वो अभी भी चल रही है। ऐसा ही है। और मुझे पता क्या लगता है, ओवैसी ब्रदर्स किंग ऑफ इस्लाम है। मैं पहले आपको बता दूं, किंग ऑफ इस्लाम, ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। वो इसलिए किंग ऑफ इस्लाम है कि यार वो एक दीन को फैला रहे हैं, दीन को लेके चल रहे हैं, दीन के साथ बात करते हैं। और सेकंड थॉट कि यार जो मजलूम होते हैं उसकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि सिर्फ मुस्लिम की। तो ये बीजेपी वगैरह वाले समझते हैं शायद ये लोग अपने मुस्लिम की हेल्प कर रहे हैं या मुस्लिम को आगे लाना चाह रहे हैं। और मतलब ये सब जो भी है ना रॉन्ग है, सब रॉन्ग कर रहे हैं। बट इम्तियाज़ जलील बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत ही साफ सुथरी बात कर रहे हैं कि ये बिकने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये बिकने वाले होते तो वही बात थी कि 5 लाख एक जलसे के लिए बता रहे थे कि दे रहे हैं, कोई और कॉल्स आ रही हैं इनको लगातार के, मतलब एक 10 लोग जो हैं, 10 बंदे जो हैं वो लेके चल रहे हैं लाखों लोगों को बुरे कामों के लिए। अब वो वर्ड में यूज करूंगी तो बुरा ही लगता है, हाँ जी बिल्कुल, दलाली कहना बहुत बुरा लगता है। अब लेकिन बुरा काम हम इसको, तो बुरे को बुरा कहना ही ठीक है, बुरे को बुरा ही कहना ठीक है, बस वो लफ्ज जरा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। एनीवेज हमें तो इनकी बातें समझ आ गई हैं। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इनसे आगे जलसे एक और है जिसमें अकबरुद्दीन साहब कुछ बोलना चाहते हैं, तो पहले काम करते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं और अकबरुद्दीन साहब का जो पार्ट है वो लेकर आते हैं टूर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत कर हम दोनों के दीजिए जस्ट 10। अल्लाह हाफिज़।